नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के इस स्पेशल सेक्शन पीटी स्पेशल में मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ये आपकी 15वीं क्लास है। लगातार हम पीटी स्पेशल कवर कर रहे हैं। हालांकि आप जल्दी जल्दी कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए। देखिए, ऐसा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जा रही हैं, और ख़ासकर जब आप इस लॉकडाउन को झेल रहे हों, जब आना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा धीरे काम हो रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आप विश्वास रखिए कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। और 4 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, हम 3 अक्टूबर तक इसको ज़रूर कवर कर लेंगे। और आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितना पढ़ाया जाता है उतना आप पढ़िए। बाकी मैंने किताबें भी आपको सजेस्ट कर रखी हैं। अगर आपको किताबें नहीं पता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हम कमेंट कर रहे थे कि उनको नहीं पता है, तो मैं उनको बता दूं कि कुछ किताबों के नाम जो बेसिक उनको पढ़ने ही हैं। जैसे पॉलिटी में उनको लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, यम लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। हिस्ट्री में उनको, अब चूँकि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम रहा नहीं, तो इसलिए वो अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो वो स्पेक्ट्रम का पढ़ सकते हैं, और स्पेक्ट्रम का एंशिएंट और मिडवल भी पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब है, ठीक है, उससे काम चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको करंट पढ़ना, तो करंट के लिए जो उपलब्ध मैगजीन है अच्छी, 2-3 मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आपको अच्छा लगे, सारी अच्छी हैं। करंट में बस क्या फैक्ट आपको लेना है, बाकी चीज़ों को जोड़ करके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी साइंस एंड टेक के लिए जो है बहुत कम क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। एक आध क्वेश्चन उसके लिए भी आपका करंट से ही जो है कवर हो जाएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा करंट इशू से रिलेट होकर के आता है, तो उसके लिए जो है बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, तो आप उसको लेकर के अपडेट कर लिया करिए। या अगर आपने कहीं और पढ़ाई किया हो, उसका नोट्स लिया हो, तो भी आपके काम आ सकता है। या आप इस चैनल पर भी आपको पढ़ाया जाएगा, बाकायदा पूरा इकोनॉमिक्स नोट्स सहित आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप बेसिक तौर पर, अगर आप हाँ, भूगोल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छी कोई किताब नहीं है जो आपको आसानी से चीज़ों को समझा सके। तो भूगोल के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ के आप ख़त्म कर सकते हैं। बाकी ये तो मैंने किताब बता दी, बाकी हम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि अंग्रेज़ों की जो है शिक्षा नीति इंडिया में किस प्रकार थी, ठीक है। तो उसको समझने के क्रम में ये क्लास है आपकी, ठीक है। तो आज हमारा हेडिंग है आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, ठीक है। तो हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अंग्रेज आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों कर रहे थे? उसका उद्देश्य था बाजार का निर्माण करना एवं मजदूर तैयार करना। देखो, अंग्रेज जो है वो भारत में आए, तो अपने साथ बहुत सीमित मात्रा में अंग्रेज उनके साथ जो है आए। जो अधिकारी के रूप में आए, या कोई इंजीनियर के रूप में आया, या कोई टेक्निकल काम करने के लिए आया। लेकिन जब आप किसी देश में राज करते हैं और आपको वहाँ पर बहुत सारे छोटे से लेकर के बड़े काम करने होते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि अंग्रेज किसी ऐसे पद पर जो कि बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब हो, वो भारतीयों को बिठाना नहीं चाहते थे, या कम से कम उस भारतीय को नहीं बिठाना चाहते थे जो भारत के प्रकार से सोचता हो, भारत की मेंटालिटी से सोचता हो। तो उनको क्या था, एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो उनके हिसाब से सोचे। दूसरी चीज़, अंग्रेजी के प्रचार प्रसार के द्वारा एक नए मार्केट का निर्माण करना भी उनका क्या था, उद्देश्य था। तो ये दो उद्देश्य जो हैं उसको केंद्र बिंदु मान करके उन्होंने बहुत सारी गाथाएं रची, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को मुक्तिदाता के रूप में भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट में बांट करके आपके लिए रखा है। एक है कि अंग्रेज अपने आप को इंडियन का बेल बिसर कहते थे, कि हम आपके लिए अच्छा चाहते हैं, हम आपके मुक्तिदाता हैं, हम आपको जो है सभ्य बनाने आए हैं, हम आपको आधुनिक बनाने आए हैं, और इसलिए हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। ये बात हो सकता है कि क्लासरूम में बैठे हुए किसी विद्यार्थी को सही लगे, और लगता भी है, लेकिन अगर इसके पीछे का जो मोटिव है उसको अगर देखा जाए कि बाजार का निर्माण करना है और मजदूर तैयार करना है, तो ये जानने के बाद विद्यार्थी समझ जाएगा कि अंग्रेज़ों की कुटिल चाल थी, ठीक है।
जो दूसरा है अंग्रेजों का एक अंग्रेजी वर्ग का भारत में क्या करना, निर्माण करना, एक अंग्रेजी वर्ग का भारत में निर्माण करना। तो ये जो है मुख्य उनका एक कह सकते हैं एजेंडा था, उनका एक मुख्य एजेंडा था कि एक अंग्रेजी वर्ग का भारत में क्या करना है, निर्माण करना है, ताकि वो उनके हिसाब से सोचे, उनके नीतियों को सपोर्ट करें। तो कुल मिलाकर के कैसे वर्ग को तैयार करना है, और इसका फ़ायदा भी अंग्रेज़ों को मिलता है। इसका फ़ायदा मिलता है उनको 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जा रहा था उस वक्त, उन्होंने भारतीय सैनिकों का साथ न देकर के उनकी आलोचना की। तो ये इनके अंग्रेज़ों की इसी नीति का जो है कहीं ना कहीं एक फ़ायदा उनको मिला, क्योंकि अगर उस विद्रोह में जो है बुद्धिजीवी वर्ग भी इन मज़दूरों के साथ हो लिए होते तो अंग्रेज़ों की स्थिति ज़्यादा डमाडोल उस वक्त हो जाती। लेकिन ये उनकी कुटिल चाल पहले से थी और उसमें वो लोग फंसे। हालांकि बाद में उन लोगों ने ही उनके उस काम का जो है उजागर किया कि ये लोग एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही होता है, अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में उन्हीं बुद्धिजीवी वर्गियों ने उनका विरोध किया और सारी चीज़ें खोलकर रख दी। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं घटनाक्रम को कि किस प्रकार शिक्षा का प्रसार होता है। तो सबसे पहले जो वारेन हेस्टिंग्स हैं उसने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की 1781 एडी में। 1781 एडी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की क्या की, स्थापना की। उसके बाद 1791 एडी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हिंदू कानून एवं हिंदू दर्शन का अध्ययन करना। ठीक है, तो अब एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे अब आपके दिमाग में एक संदेह ये बन रहा होगा कि आप तो कह रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो एक अंग्रेजी वर्ग का निर्माण करना चाहते थे, तो एक अंग्रेज जो है वो एक संस्कृत कॉलेज का निर्माण क्यों कर रहा है और हिंदू कानून एवं दर्शन को क्यों पढ़ना चाह रहा है, पढ़वाना चाह रहा है? ये सवाल आपके दिमाग में बनना चाहिए, अगर नहीं बनना तो बनना चाहिए। तो ये सवाल इस सवाल का जवाब जो है वो ये है कि अंग्रेज जो है वो भारतीय व्यवस्था को समझना चाह रहे थे, क्योंकि अगर आपको किसी के ऊपर राज करना है तो आपको उसके एक एक पॉइंट को जानना होगा, और जानने के लिए उन्होंने भारतीय कानून एवं दर्शन का अध्ययन किया। उसके बाद में उनकी जो अच्छी चीज़ें थी उनको छुपा करके, उनकी जो कमियां थी, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है, उसको उजागर किया और ये कहना शुरू किया कि ये जो व्यवस्था है, जो संस्कृति है, ये काफ़ी पुरानी है, इसमें आधुनिकता डालने का जो है काम हम लोग करेंगे। तो किसी चीज़ की बुराई करने के लिए भी उसको जानना पड़ता है। ठीक है, अब 1813 आता है और 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें भारतीय विद्वानों एवं भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया। ये पहली बार था भारत के इतिहास में कि शिक्षा पर खर्च करने के लिए अलग से कोई बजट आवंटित किया गया हो। तो ये 1 लाख रुपये आवंटित किए गए 1813 एडी में भारतीय शिक्षा पर, आधुनिक शिक्षा पर, भारतीय विद्वानों के जो है रिसर्च पर, उनके काम पर। ठीक है, तो ये जो है ये पहला काम था जब कोई अलग से बजट शिक्षा के लिए आवंटित किया गया। आगे का घटनाक्रम देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो है मैकाले की शिक्षा नीति। मैकाले की शिक्षा नीति जो है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो है ये अंग्रेज़ों के शिक्षा नीति में। मैकाले जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक, जिसे वर्तमान में आप घमंड कह लें कि किसी चीज़ को लेकर के उसे घमंड, तो उसको इस बात का जो है पता नहीं क्यों एक कुछ ज़्यादा ही इल्हाम था कि जो अंग्रेज हैं वो बहुत ज़्यादा सभ्य हैं। ठीक है, इसके पीछे हालांकि उसका एक एजेंडा था कि वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा था कि हम श्रेष्ठ हैं और तुम लोग निकृष्ट हो और तुम्हें हम सुधारने का क्या करेंगे, काम करेंगे। उसने यहाँ तक कह दिया
कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी के बराबर भी नहीं है। यानी कि एक लाइब्रेरी के एक जहाँ पर किताब एक कोने में रखा जाता है उसके बराबर भी नहीं है। अब उस मूर्ख को ये कौन बताए कि यहाँ से जो है 4 जो है वेद, 18 पुराण और तमाम उपनिषद, ये सारी चीज़ें अगर उसने कभी एनालाइज किया होता या उसको रिकॉग्नाइज किया गया होता भारतीयों के द्वारा तो मैकाले ये बात क्यों कहता, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने भारत को निकृष्ट दिखाने की खूब कोशिश की। तो मैकाले जो है विलियम बेंटिक के टाइम में आता है और एक शिक्षा नीति के तहत एक जो है काम करता है, एक शिक्षा समिति बनाई जाती है जिसमें ये काम करता है। तो इसको 2 काम दिए गए थे कि शिक्षा नीति किस प्रकार हो, शिक्षा किस प्रकार दी जाए और उसमें कम से कम पैसा लगे, ठीक है। तो अंग्रेज पैसा भी कम लगाना चाह रहे थे और अपने हिसाब से शिक्षा भी देना चाह रहे थे। तो इसी के लिए उन्होंने मैकाले का क्या किया, चयन किया कि आपको ऐसा रास्ता बताएं जिससे ये दोनों काम हो जाए। तो मैकाले ने क्या किया कि अंग्रेजी माध्यम को जो है उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजी माध्यम को बढ़ाइए। मैकाले ने क्या कहा कि आप अंग्रेजी माध्यम को बढ़ाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, अंग्रेजी माध्यम में जब आप पढ़ाएंगे, चाहे वो पश्चिम का विज्ञान हो या जो है इंग्लिश का साहित्य हो, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप जो है जो भारतीय है उनका जो विचार है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के विचार से क्या करेगा, मैच करेगा और वो उनके सपोर्ट में जो है धीरे धीरे आना क्या है शुरू करेंगे। तो ये उसकी एक रणनीति थी। और दूसरा बात ये था कि जब आप अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो अंग्रेजी सामानों के लिए भी उनके मन में एक जो है एक आकांक्षा बनेगी और इससे जो है मार्केट का, एक बाजार का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये मैकाले का अपना जो है नीति था, ठीक है। तो मैकाले ने इस नीति को जो है अंग्रेजी सरकार को समझाया और उन्होंने उसको माना भी। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, पैसे वाले पर। यहाँ पर लिखा हुआ है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। ये सिद्धांत के लिए मैकाले खूब फेमस है, खासकर जो शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो जानते होंगे कि इसके क्या मायने हैं। तो मैकाले ने क्या कहा कि पैसा अगर कम है शिक्षा पर खर्च करने के लिए तो इसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि शिक्षा कहाँ से होती है, प्राइमरी से शुरू होता है और हायर तक जाता है। यानी कि प्राइमरी से लेकर के हायर की तरफ शिक्षा व्यवस्था क्या है जाती है। मैकाले ने कहा कि इसका हम उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। हम पहले उच्च वर्ग को पढ़ाएंगे और उसमें खर्चा कम आएगा, क्योंकि हमें होता क्या है कि उच्च वर्ग में हमेशा कम लोग होते हैं। आज भी इंडिया में जितने पढ़ने वाले लोग हैं वो हायर एजुकेशन में मात्र 10% हैं टोटल पढ़ने वालों के, ठीक है। तो हमेशा यही होता है क्योंकि हायर वर्ग में जो है बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो मैकाले ने कहा कि इनको आप शिक्षित कीजिए, इसमें आपका धन का जो है खर्चा कम लगेगा और फिर ये क्या करेंगे कि नीचे वालों को धीरे धीरे शिक्षित करना शुरू करेंगे। तो इसी को कहा जाता है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। यानी कि शिक्षा रस रस के नीचे की तरफ अपने आप चली जाएगी। ये जो लोग होंगे जो यहाँ पर पढ़ेंगे, नीचे के लोगों को पढ़ाएंगे, उनको सभ्य बनाएंगे, उनको अंग्रेजी सिखाएंगे। इससे अंग्रेजी सरकार का खर्चा कम आएगा और उनका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो ये था मैकाले का शिक्षा नीति, ठीक है। तो ये मैकाले की शिक्षा नीति होगी। अगली क्लास में हम वुड डिस्पैच पढ़ेंगे। हम उसमें पढ़ेंगे कि हंटर कमीशन क्या था, हम उसमें पढ़ेंगे रेले कमीशन क्या है, सैडलर आयोग, हार्टोग समिति, वर्धा योजना, सार्जेंट योजना, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।